हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पारस ठाकुर। और चलिए बच्चों, आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आईआईटी जेईई। तो लास्ट लेक्चर में हमने हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे विद द अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी आप नए स्टूडेंट्स हैं, आज सबसे पहले सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, राइट। क्योंकि घंटे बजाओगे तो बच्चों आपको नोटिफिकेशंस कैसे आएगा क्लासेस का। ओके चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आईआईटी। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बच्चों आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा बेनिफिट दो है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस, तो चलिए एक बात है, एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट इसका ये है कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हमेशा ही मैं भी और सारे टीचर आपको ये बोलते ही हैं कि आपने एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करना है, एग्जाम्पलर पूरा सॉल्व करना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं, क्योंकि दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि यार मैंने कम से कम प्रीवियस ईयर आईआईटी के क्वेश्चन तो सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, दे मे बी इजी, दे मे बी टफ, बट दैट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस कि मेरा वो काम हो गया, दैट पार्ट इज डन। नाउ आई कैन फोकस ऑन कि मेरे को स्टडी मटेरियल सॉल्व करना है या किसी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस क्लास विल फोकस के हम हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को, उसमें यही क्यों किया, कुछ और क्यों नहीं किया, एक अच्छे तरीके से डिस्कस करके सॉल्व करें। ठीक है, एंड अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप पे ज्वाइन नहीं किए, कनेक्ट नहीं किए, देन प्लीज डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप ऑन योर मोबाइल एंड आफ्टर दैट जस्ट ओपन द ब्राउजर, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, कुछ भी है, ब्राउजर ओपन करके उस पर बेटा टाइप करना है आपको tinyurl.com/jeilivechat। तो यू विल बी एबल टू ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम एंड वहां पर ऑलरेडी 21,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती हैं, आपको क्लास के नोट्स मिलते हैं। तो दैट इज अ गुड वे टू लाइक गेट लास्ट मिनट नोटिफिकेशंस, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको फ्री में जेईई के लिए प्रिपरेशन करवाई जा रही है, वी हैव अनदर सुपर्ब थिंग फॉर योर नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ और भी मतलब फैसिलिटी चाहिए, मुझे और अच्छे एजुकेटर से भी पढ़ना है, वैरायटी ऑफ एजुकेटर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, लाइव डाउट क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक है, तो बच्चों आप अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है? क्या ये क्लास 11th के लिए है, क्या ये क्लास 12th के लिए है, क्या ये दोनों के लिए डिफरेंट है? नो, इट इज जस्ट अ सब्सक्रिप्शन। आपने एक बार अगर आपने जेईई की सब्सक्रिप्शन ले ली, अब उसमें 11th के भी कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें 12th के भी कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें ड्रॉपर के भी कोर्सेज चल रहे हैं। ओके, तो आप जो भी कोर्स अटेंड करोगे, कोई भी कोर्स, मतलब आप उसका देख सकते हो लाइव। जितने भी टीचर्स हैं, 55 से ज्यादा टीचर्स, टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, दे आर टीचिंग लाइव ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। तो आप सबके कोर्सेज अटेंड कर सकते हो। ये ऐसा नहीं कि आपको किसी एक टीचर के कोर्स अटेंड करने हैं या दूसरे के नहीं कर सकते, सबके आप कर सकते हो। तो आप 11th में हो तो आप 12th भी देख सकते हो, ड्रॉपर के भी बैच देख सकते हो। देयर इज अ डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज फॉर क्लास 11, क्लास 12, जेईई मेन, जेईई एडवांस, ड्रॉपर के लिए भी है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है। तो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में एग्जैक्टली क्या होता है कि आप लाइव क्लास में डाउट्स पूछ रहे हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ इंटरफेस जहां पर जैसे मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने पूरा ड्रॉ कर रखा था। यहां पर बच्चे चैट कर रहे हैं, मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं, सर ये पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। एंड द मोमेंट आपको लग रहा है कि मेरे को एक क्वेश्चन है, मुझे पूछना है, अगर आपको उसकी फोटो है, आपने उसका इमेज लिया हुआ है, तो आप फोटो अपलोड कर दो। यहां पर एक बटन रहेगा, अपलोड करके मैं यहां पर आ जाएगा वो, मैं उस पर क्लिक करूंगा, इट विल कम टू द स्क्रीन। तो क्लास में डिस्कस भी हो गया। तो इतनी बढ़िया डाउट क्लैरिफिकेशन और कहां पे हो सकती है? फाइन, दिस इज मच मोर पर्सनलाइज। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आपको मिलेंगे, जैसे कुछ इंडिविजुअल कोर्सेज भी मिलेंगे, सिग्नेचर कोर्सेज है, नमो सर का ये एक सिग्नेचर कोर्स है, ठीक है। फिर बैच कोर्सेज हैं, जैसे मेरा, समीर सर का, जैन सर का, ये बैच कोर्सेज हैं। क्लास 11th के लिए इमर्ज है, क्लास 12th के लिए इवॉल्व है। तो करना क्या है ये ज्वाइन करने के लिए? जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप ऑन योर मोबाइल। इट्स अ टॉप ट्रेंडिंग ऐप ऑन द प्ले स्टोर। एंड इंस्टॉल करने के बाद बच्चों, आपकी प्रोफाइल पे यहां पे प्लस लिखा होगा, क्लिक ऑन दैट, ठीक है। तो प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा चूज योर गोल। तो आप फाउंडेशन एनटीएससी भी कर सकते हैं, अगर आपके भाई बहन कोई भी 9th-10th के लिए प्रिपेयर कर रहा है, राइट। आईआईटी जेईई चूज करना है, या फिर अगर आप मेडिकल के हैं तो नीट एंड एम्स चूज करेंगे। देन क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन एंड आफ्टर दैट 1 मंथ से लेकर 2 ईयर तक का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। एक्चुअली दीज प्राइसेस मैंने अपडेट नहीं किया, ये दीज प्राइसेस हैव बीन रिवाइज्ड, बट या आप अगर डिस्काउंट चाहते हैं देन प्लीज यूज द कोड JEILIVE। ओके, तो JEILIVE कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो। तो इट्स बेटर, क्योंकि जब भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बाद में उनका ये आता है कि सर अगर हमने पहले ले लिया होता तो कितना बेटर होता, मतलब हमने इतना डिले किया, राइट। चलिए, तो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड JEILIVE व्हेनेवर यू बाय सब्सक्रिप्शन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन से। सो हियर्स द क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट अ सेकंड।
या देखिए, तो इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। चलिए, तो कितना टाइम दिया रहा है आपको इसके लिए? आई डोंट थिंक 30 सेकेंड से ज्यादा देने की कोई जरूरत होगी, राइट? 30 सेकेंड इज सफिशिएंट। सो चलिए सॉल्व करो एंड मेक श्योर कि आप अपना कॉपी पेन लेके बैठे हो, ठीक है? वैसे ऑर्गेनिक में ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, बहुत बार क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली बस देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर आप वैसा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए 30 सेकंड का टाइम हो गया। देखिए, इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो इथाइल अल्कोहल आ गया आपका CH3CH2OH। तो बेटा इथाइल अल्कोहल को अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब आप इसको H पॉजिटिव के साथ हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन, है ना? अगर 2 इथाइल अल्कोहल लोगे, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर होगा 180 डिग्री सेल्सियस, तो ये एल्कीन बनाता है, और अगर ये 140 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा तो ये 2 अल्कोहल से एक वाटर निकाल के ईथर बनाता है। तो 2 पॉसिबिलिटीज है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो यहां से बॉटम निकल जाएगा, तो ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके? और दूसरा थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर पे ये ईथर भी बना सकता है। अब देखो ईथर का तो यहां पर उन्होंने कुछ दिया नहीं है, ठीक है? ये आपका फर्स्ट ऑप्शन था, आई थिंक यहां पे मेंशन नहीं किया हो, ABCD। तो क्या बना? C2H4, तो आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर? इसको तो आई डोंट थिंक 30 सेकंड देने की भी जरूरत है, क्विकली जस्ट गिव मी द आंसर, क्या होगा यहां पे, ठीक है? एंड वंस वी आर डन विद दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, तो उसके बाद आप सजेस्ट कर सकते हो कि सर अगर नेक्स्ट आपको लग रहा है कि सर ये वाले क्वेश्चन भी करने हैं, इस तरह से कुछ और डिस्कस करना है, जस्ट गिव योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके कमेंट्स हम पढ़ते नहीं, आपके कमेंट्स से काफी आइडियाज मिलते हैं कि अच्छा बच्चों को भी ये रिक्वायरमेंट है, ये वो चाह रहे हैं, देन वील हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। तो चलिए इसको सॉल्व करें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर? ऑब्वियसली बात है बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड तो कुछ खास सॉल्युबल वाटर में होगा नहीं, बट इथेनॉल, यस इथेनॉल, क्योंकि लोअर अल्कोहल है, 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो अल्कोहल और वाटर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। अगर अल्कोहल की कार्बन चेन बड़ी होती जाएगी तो डेफिनेटली उसकी पानी में डिसॉल्व होने की जो कैपेबिलिटी है दैट विल रिड्यूस, बट लोअर अल्कोहल है तो डेफिनेटली इट विल डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यस, दिस विल बी soluble in water. Next one, the compound which reacts fastest with Lucas reagent at room temperature is. चलिए सॉल्व करिए इसको जल्दी से, 30 सेकेंड्स का टाइम इसके लिए आपके पास। यस आई नो इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? सो धीरे धीरे चलेंगे, बहुत पुराना भी तो है, ठीक है? अब आईटी के पुराने से लेके नए तक सारे सारे वैरायटी करेंगे हम कवर। ओके, तो डन। चलिए, तो लूकस रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन होता है अल्कोहल का, वो क्या होता है? दैट इज आपका जो अल्कोहल है वो किसके साथ ट्रीट करता है? ZnCl2 प्लस HCl के साथ इसको ट्रीट करते हैं और ये बनता है RCl। बेटा ये रिएक्शन 3 डिग्री के साथ फास्टेस्ट है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है इसमें दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल, उससे स्लो 2 डिग्री के लिए, और काफी स्लो जाता है ये 1 डिग्री के लिए। तो ये जिंक क्लोराइड ZnCl2 लेने की जरूरत पड़ती क्या है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल की कोई बड़ी ज्यादा रिएक्टिविटी होती नहीं है, क्योंकि उसमें बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी कम है, उस रिएक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए हम ZnCl2 यूज करते हैं, जो उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ताकि वो एक अच्छे बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो और जल्दी से रिएक्शन हो जाए। तो उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए आप ZnCl2 यूज करते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल को ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा विच इज मच मोर स्टेबल, तो वो अपने आप ही काफी अच्छी स्पीड पे हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। तो ब्यूटेन 1 ओल कितना है आपके पास बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 ओल 2 डिग्री अल्कोहल है, और 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। देखो तो 2 मिथाइल 2 ओल दैट्स अ 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री में रिएक्शन सबसे फास्ट होगा।
Then next, diethyl ether on heating with concentrated HI gives 2 mole of. चलिए 30 सेकेंड फॉर दिस वन. या ऐसे भी करके कर सकते हैं. ठीक है. तो क्या आना चाहिए, और ये वाला जो रिएक्शन है कंसंट्रेटेड HI के साथ क्या रिएक्शन होगा. इस तरह के काफी रिएक्शन आपने मतलब रीसेंट एग्जाम में, रीसेंट जेईई मेंस में, आईआईटी में भी पूछे जा चुके हैं. चलिए भी देखो, तो डाइथाइल ईथर का रिएक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, लेट्स फोकस ऑन दैट. तो ये आ गया EtOET. तो HI बीइंग एसिड पहले प्रोटोनेट करेगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हुई, ये आपका प्रोटोनेटेड ईथर बन गया. ठीक है. उसके बाद क्या होगा, अब यहां पर आपका 1 डिग्री कार्बन है, इथाइल का मतलब है CH3CH2. तो अगर इसको पूरा सॉल्व करना है, वैसे तो दोनों इथाइल उसी तरह से लिख सकते हैं, तो चलो इसको हम थोड़ा एक्सपैंड करके लिखते हैं. तो CH3CH2 ये आ गया. अब जो आयोडाइड है दैट्स अ गुड न्यूक्लियोफाइल. तो बेटा आयोडाइड यहां पर क्या करेगा, आयोडाइड अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल. अब एज ए न्यूक्लियोफाइल वो किस पे, SN1 के अकॉर्डिंग करेगा, SN2 के अकॉर्डिंग करेगा. देखो अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन अपने पास रख ले तो आपके पास मिलेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, कोई खास स्टेबल नहीं है. तो जब तक कि बहुत अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन ना मिल रहा हो ना, SN1 नहीं करवाना है. राइट. तो इस केस में SN1 भी होते हैं और SN2 भी होता है. दैट डिपेंड्स कि आपके पास सबस्ट्रेट कैसा है. तो अगर आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने का स्कोप है तो आप ये बॉन्ड तोड़ दो और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना लो, फिर उसका SN1 करवा दो. बट अगर नहीं है तो साइमल्टेनियस SN2 अटैक हो जाएगा यहां पे 1 स्टेप में. तो आयोडाइड जैसे यहां पे अटैक किया उसी टाइम ये बॉन्ड टूट के इसके पास, तो ये इथेनॉल बना. तो प्रोडक्ट आ गया आपके पास CH3CH2OH प्लस CH3CH2I. अब ये जो आपका पास इथेनॉल बना है, इस पे फिर से एक और HI अटैक करेगा, OH2 पॉजिटिव बन के वाटर बाहर निकलेगा और आयोडाइड अटैक करके फिर से इथाइल आयोडाइड बना देगा. ठीक है. तो मतलब दोनों से इथाइल इथाइल ग्रुप से क्या बना, इथाइल आयोडाइड. सिंपल क्वेश्चन होता है, राइट. अब अगर इसके आप जो पूछोगे सर फिर कब हो सकता है SN1, देखिए मान लो अगर हम कुछ इस तरह का केस लें, ठीक है, ये आपके पास ईथर है मान लो. ओके. तो यहां पर क्या हो सकता है, एक बार इसका प्रोटोनेट आपने कर दिया, राइट. अब देखो इस तरफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने का स्कोप है ना पूरा, राइट. और इस तरफ 3 डिग्री बनने का स्कोप नहीं है, यहां पर 2 डिग्री होगा. तो डेफिनेटली ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड को तोड़ के यहां रख लेगा और आपके पास बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. और वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फिर आगे SN1 रिएक्शन करवाएगा. तो ईथर में ये देखना है कि अगर किसी भी एक तरफ अल्काइल ग्रुप आपको एक काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन दे सकता हो तो वो SN1 करवाएंगे आप, अदरवाइज आप SN2 करवाएंगे. नेक्स्ट देखिए, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल. अब इस तरह का क्वेश्चन ये काफी बिल्कुल एकदम याद करने वाला क्वेश्चन, इसमें कॉमन सेंस या लॉजिक बिल्कुल नहीं लगेगा. बट अगर आपने ये अच्छे से एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी है लाइंस तो आपसे नहीं हो पाएगा. तो इंडस्ट्रियल मेथड पूछा है. वैसे मिथेनॉल तो बहुत तरीकों से बनाया जा सकता है. तो डू यू रिमेंबर कि विच वन इज द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ मिथेनॉल? चलिए जल्दी से, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. तो पहला आपको दिया गया है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड Cr2O3. सेकेंड इज बाय रिएक्टिंग मीथेन विद स्टीम एट 900 डिग्री सेल्सियस विद अ निकल कैटलिस्ट. ठीक है. फिर रिड्यूसिंग फॉर्मल्डिहाइड विद LiAlH4, रिएक्टिंग फॉर्मल्डिहाइड विद एक्वस NaOH सॉल्यूशन. तो क्या होगा, चलिए टाइम तो हो गया. तो बच्चा अगर आप एनसीईआरटी अगर आपने रेफर करेंगे तो वहां पर डायरेक्टली दिया हुआ है कि बाय कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड Cr2O3. तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 जिंक ऑक्साइड Cr2O3 से आपको बनता है CH3OH. ठीक है. यहां पे 2H2 ले लो बैलेंस करने के लिए. तो दैट इज द मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल. नेक्स्ट वन, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ब्रोमीन वाटर इट गिव्स. 30 seconds. Start.
तो फिनोल को एक्सेस ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करेंगे, क्या बनेगा? डन हो गया। चलो देखिए, फिनोल के केस में होता क्या है, बेंजीन पे जब भी अटैक करना है किसी इलेक्ट्रोफाइल को, है ना, बेंजीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती नहीं है, बेंजीन इज वेरी स्टेबल बिकॉज ऑफ द एरोमेटिसिटी, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल पे उतने इजीली अटैक नहीं कर पाता। तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाने के लिए बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ाने की ट्राई करते हैं। तो बेंजीन पे जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा। तो बेटा अगर बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल उसकी तरफ इजीली अट्रैक्ट होगा और रिएक्शन जल्दी से हो जाएगा। तो इन दिस केस OH दैट इज अ वेरी गुड डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये मेसोमेरिक इफेक्ट से बहुत ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा। तो इसके अच्छे डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से बेंजीन काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो अब आपको बस, अगर आप रिएक्ट करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो रिएक्शन इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है कि तीनों ऑर्थो पैरा पे ब्रोमिनेशन हो जाएगी। यस, बिकॉज OH इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसकी जगह पे आप NH2 लगाओ, NH2 भी इतना ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वहां पर भी अगर आप ब्रोमिनेशन करवाते हैं, और सॉल्वेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिर्फ ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड में लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ब्रोमीन एक्वस फेज में लेंगे तो दैट फर्दर एक्टिवेट, तो सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो दैट गिव्स यू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ये बन गया। बट इसी की जगह अगर आप ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड में लें तो ये सॉल्वेंट यहां पर इसका कोई रोल नहीं रहेगा, तो आपका मोनोब्रोमिनेशन होगा। तो एक बार आपके पास बनेगा ऑर्थोब्रोमोफिनोल और एक बार बन जाएगा पैराब्रोमोफिनोल। ठीक है, सिंपल, फाइन। तो यहां पर क्या बन रहा है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। नाउ नेक्स्ट वन, HBr रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद, चलिए 30 सेकेंड फॉर दिस वन ऑल्सो। तो 1981 से लेके हम 1986 तक तो पहुंच चुके हैं। सो डन, आई थिंक हो गया। चलिए लेट्स सी, तो HBr किसके साथ सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा? देखो ये सारे अल्कोहल हैं, तो कोई भी अल्कोहल को आप HBr से ट्रीट करोगे तो OH2 पॉजिटिव करके वाटर बाहर निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। जिस केस में कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल बने, ऑब्वियसली बात है HBr का रिएक्शन उसी के साथ सबसे जल्दी होगा। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ये आ गया आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल, प्रोपेन 1 ओल, 1 डिग्री अल्कोहल, प्रोपेन 2 ओल, दैट्स अ 2 डिग्री अल्कोहल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, दैट्स अगेन 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन फास्टेस्ट होगा, OH2 पॉजिटिव बनके निकलेगा बाहर वाटर, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। सिंपल क्वेश्चन। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिपेयर इथाइल मिथाइल कीटोन? ओके, इथाइल मिथाइल कीटोन बनाना, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे बनाना है वो भी सोचो, ठीक है, तो और करेंगे क्या इसमें, तो ऑक्सीडाइज करना है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन किससे बन सकता है? तो वहां पर कितने कार्बन है कीटोन के, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल है, 3 कार्बन वो हो गए और एक कीटोन का अपना हो गया 4, तो 4 कार्बन वाला अल्कोहल आपको चाहिए। तो प्रोपेनोल में तो बच्चे वैसे ही 3 कार्बन है, तो 4 वाला तो नहीं होगा ना, क्योंकि इथाइल मिथाइल कीटोन इज व्हाट, CH3 CH2 COCH3, मतलब एक साइड इथाइल एक साइड मिथाइल और एक कीटोन, तो 4 कार्बन आपको चाहिए। तो ये किसकी ऑक्सीडेशन से मिला होगा? दैट इज CH3 CH2 CHOH CH3, ठीक है, इससे मिला होगा ये, सिंपल, डन। तो इससे पहले कि घंटे बज जाए, तो दैट इज 2 ब्यूटेनोल।
नेक्स्ट वन, फिनोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड एट लो टेम्परेचर टू गिव। तो कार्बन डाइसल्फाइड का केस तो आपने अभी कर लिया कि फिनोल के साथ अगर आप ब्रोमीन रिएक्ट करवाएंगे कार्बन डाइसल्फाइड में तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनोल मिलते हैं, और अगर आप ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल आपको मिलता है। नेक्स्ट वन, क्लोरिनेशन ऑफ टॉल्यूइन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH गिव्स। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एंड एक बार आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद एक चीज जरूर करना कि बाकी का जो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला पार्ट है, आपको मैंने बताया था पहले भी, ठीक है, कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको हमेशा करनी ही करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई मेन में, डायरेक्ट क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑल्सो। और बहुत बार ऐसा भी है कि पुराने आईआईटी के क्वेश्चन भी डायरेक्टली रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये दो चीजें कवर कर लेंगे, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेंगे, आप पुराने आईआईटी के पेपर्स कर लोगे, तो देयर इज अ फेयरली गुड चांस के कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होंगे। नॉट एग्जैक्ट फॉर्म में अगर रिपीट हो ना हो तो हो सकता है स्लाइट वेरिएशन के साथ आपको रिपीट वहां पर मिल जाए, तो दैट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अलग से आपको कॉन्फिडेंस में भी बेनिफिट मिलता है, दैट्स अनदर थिंग। तो क्लोरिनेशन ऑफ टॉल्यूइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास टॉल्यूइन आ गया, अब इसकी क्लोरिनेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, जो आपके पास बेंजाइल कार्बन है उसी पे अटैक होगा। तो पहले एक H हटेगा, Cl लगेगा, CH2Cl, फिर एक और लगेगा CHCl2, फिर एक और लग जाएगा CCl3। तो क्लोरिनेशन अगर आप करवा रहे हैं तो फाइनली आपका ये कहां तक जाएगा, CCl3 तक जाएगा, ठीक है। इवेंचुअली तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये आ रहेगा CCl3 एंड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH। तो बेटा एक्वस KOH NaOH से क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो तीनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे OH के साथ, ठीक है। मतलब वो एक सिंपल तरीका है, जरूरी नहीं आप तीनों को रिप्लेस करो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि दो क्लोरीन को OH से रिप्लेस किया, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर तीसरा मतलब एक Cl वैसे डिपार्ट कर जाएगा और वो COH रह जाएगा, ठीक है। चलो मतलब वो विजुलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उससे कंपैरेटिवली आसान ये हो जाएगा। आप ये इमेजिन करो कि एक कार्बन पे तीनों क्लोरीन रिप्लेस हो गए 3 OH के साथ, और एक कार्बन के ऊपर 3 OH डेफिनेटली काफी अनस्टेबल होंगे, तो यहां से एक वाटर निकल जाएगा, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये बच गया COH, ठीक है ये। बट हाँ एक पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली वो COH नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अभी भी अगर हम अल्कलाइन मीडियम में है, बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में जो एंड प्रोडक्ट है वो एसिड नहीं आना चाहिए, तो रादर इट शुड बी COO नेगेटिव, क्योंकि जैसे ये COH बन जाएगा ये बेस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बेंजोएट, ठीक है। तो ये फाइनल जो प्रोडक्ट है वो आपका एक्चुअली बेंजोएट होना चाहिए, फिर आप उसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं तब जाके वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ऑर्थोक्रिसोल क्यों नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन इज कि सर ये क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। काफी बच्चे कह रहे पूछते हैं कि ठीक है सर हमने ये तो पढ़ लिया, हमने हमारे पास भी सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है प्रीवियस ईयर आईआईटी का, तो ये ठीक है उन्होंने ये छाप दिया। द क्वेश्चन इज व्हाई नॉट समथिंग एल्स, कुछ और क्यों नहीं हुआ, ऑर्थोक्रिसोल क्यों नहीं बना। बेटा ऑर्थोक्रिसोल इसलिए नहीं बना क्योंकि क्लोरीन जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में करते हो तो दैट्स अ फ्री रेडिकल रिएक्शन जो कि बेंजाइलिक पोजीशन पे या अलाइलिक पोजीशन पे होता है, बेंजीन पे अटैक होना ही नहीं है। तो जब बेंजीन पे अटैक होना ही नहीं है तो आपका क्रिसोल वाली ऑप्शन तो आउट हो गई, है ना। अब फिर 2,4-डाइहाइड्रोक्सीटोलिन अगेन बेंजीन पे अटैक हो रहा है, ये भी नहीं होना था। तो ये सबसे अच्छा हिंट था। क्यों, क्योंकि काफी बच्चे ये भी पूछेंगे सर ये क्या गारंटी है कि सर तीनों ही हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाए। सर एक भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था कि आपने क्लोरीन के साथ इसको ट्रीट किया सनलाइट में और तीनों नहीं रिप्लेस हुए, एक ही रिप्लेस हुआ, CH2Cl बना, और CH2Cl के बाद आपने उसको एक्वस NaOH के साथ ट्रीट किया, तब जाके क्या बनना चाहिए, CH2OH बन जाना चाहिए। तो सर ऐसा भी तो बन सकता था, यस बेटा बिल्कुल बन सकता था, पर क्या आपको ऐसी ऑप्शन दे रखी है, नहीं दे रखी ना, ठीक है। बेंजोइक एसिड वाली ऑप्शन दे रखी है, तो यस बेंजोइक एसिड बन सकता है अगर ऐसा किया जाए, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि क्लोरीन आपके पास एक्सेस में है या लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। तो ये भी देखना है कि आपको ऑप्शन से भी हिंट गैदर करने हैं। नेक्स्ट वन, द रिएक्शन ऑफ PHOCH3
प्लस HI हीट करने पे क्या देगा। इसी तरह का रिएक्शन रिसेंटली जेईई मेन में आ चुका है। यस, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। तो लेट्स सी कि आप लोग कितनी जल्दी सॉल्व करते हो इसको। ठीक है, क्विकली। सो ठीक है, हो गया। चलिए देखो, अब यहां पर आपके पास है तो पहले HI के साथ रिएक्शन करेंगे, प्रोटोनेशन होगा ईथर का। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई थिंक आपकी काफी बच्चों को पता ही होगा कि एक बार ये बॉन्ड बन गया, इस तरह से ये प्रोटोनेशन हो गया, अब ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो अनस्टेबल होता है, तो ऑक्सीजन किसी एक तरह से बॉन्ड तोड़ना चाहेगा। बेटा ये जो बेंजीन के साथ जब डायरेक्टली ऑक्सीजन कनेक्टेड होती है ना, ठीक है, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटेगा ये वाला बॉन्ड? क्योंकि अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो यहां पर आपका फिनाइल कार्बोकेटाइन जनरेट होगा जो कि काफी अनस्टेबल होता है, तो ये वाला बॉन्ड कभी भी नहीं तोड़ना है आपने। तो बात ही क्लियर होगी कि ये ऑक्सीजन बेंजीन रिंग के साथ ही रहेगा, तो फिर ये वाला बॉन्ड ही टूट सकता है। अब ये वाला बॉन्ड टूट के कार्बोकेटाइन बन जाए CH3 पॉजिटिव, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, दैट इज वेरी अनस्टेबल कार्बोकेटाइन। तो इसका मतलब हुआ कि SN1 होने का स्कोप नहीं है, तो I नेगेटिव इस पे SN2 अटैक करेगा, साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड टूटेगा, तो आपके पास आ जाएगा फिनोल प्लस CH3I, सिंपल। तो ऐसे केस में चुपचाप O इसके साथ ही रहेगा, ये वाला पार्ट अलग ही रहेगा, O के साथ H लग जाएगा और इसके साथ I लग जाएगा और ये CH3I जनरेट, तो PHOH प्लस CH3I, सिंपल। तो कभी भी ऐसा हो तो रिमेंबर। अब आप बोलो सर अगर एक्सेस में दिया हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फिनोल आगे फिर से HI के साथ रिएक्ट कर जाए? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिनोल का OH नहीं निकल सकता बाहर, दैट विल जनरेट अ वेरी अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये यहीं पे रुक जाएगा रिएक्शन, चाहे जितना मर्जी एक्सेस में आपको HI दिया हो। नेक्स्ट, व्हेन फिनोल इज रिएक्टेड विद CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो आई थिंक ये एक काफी पॉपुलर नेम्ड रिएक्शन भी है जो आपको डेफिनेटली याद भी आ जाना चाहिए। ठीक है, काफी बच्चों को याद भी आ गया होगा। चलो सॉल्व करो फिर, पूरा मैकेनिज्म इसका क्या होगा। ठीक है, और जल्दी से मेंशन भी करो कमेंट्स में, मतलब चैट में, कि कौन सा ये रिएक्शन है, कौन सा मैकेनिज्म है ये जब फिनोल CHCl3 प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद फाइनली उसकी एसिडिफिकेशन करवाई जाती है और सैलिसाइलल्डिहाइड आपके पास मिलता है। तो दैट इज व्हाट, रीमर टीमन, यही था ना, रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, चलो भी तो सॉल्व करो उसको। यस, ठीक है, आई थिंक काफी बच्चों को ऑलरेडी पता था ये कौन सी रिएक्शन है। चलिए, तो द क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर इन्वॉल्वड इन द अबव मेंशन्ड रिएक्शन एज इंटरमीडिएट्स। तो अगर आप इसका डायरेक्टली, एक चीज तो भूल ही गए हम, A देन B क्या होगा, चलो ऑब्वियसली ये होना चाहिए, एंड ये C कर लेते हैं, इसको D कर लेते हैं। ठीक है, तो था क्या, फिनोल को जब आपने OH नेगेटिव के साथ ट्रीट किया तो पहले फिनॉक्साइड बना, है ना, तो पहले बना आपके पास PHO नेगेटिव, तो ये बना O नेगेटिव। O नेगेटिव फिर अपने दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहां पे नेगेटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, ये एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, वैसे तो O पे भी नेगेटिव था, O नेगेटिव भी अटैक कर सकता था, और CHCl3 जब OH नेगेटिव के साथ होता है तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये पहले बनाता है ये CCl3 नेगेटिव, और फिर ये Cl नेगेटिव लूज करके बनाता है डाइक्लोरोकार्बिन। तो डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऑक्टेट में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। ठीक है, तो कार्बन का अटैक का मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक न्यूक्लियोफाइल के साथ होगा। तो ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, अब ये इस डाइक्लोरोकार्बिन के साथ बॉन्ड बनाएगा,
तो यहां पर बन जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड O, यहां पे एक H तो ऑलरेडी था और ये बन जाएगा CCl2 और इस पे नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसने कार्बन से बॉन्ड डायरेक्टली बनाया, पर कार्बन के पास एक पहले का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पड़ा ही हुआ था, है ना। अब ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव प्लस न्यूट्रल मिला के नेगेटिव बनेगा, मतलब चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा। तो ये आपके पास जनरेट हो रहा है, तो ऐसा कुछ जनरेट हो रहा है OH? नहीं, ये आउट हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, ये यहां से H पॉजिटिव उठा लेता है, ये बन जाता है CHCl2, तो ये आगे बन जाएगा आपके पास CHCl2, ठीक है। यहां से इसने मान लो ये उठा लिया चार्ज और ये वाला बॉन्ड यहां जंप किया और ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो फाइनली दिस विल बिकम O नेगेटिव और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये CHCl2 O नेगेटिव वाला ये जनरेट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो CHCl2 है इसके दोनों Cl OH से रिप्लेस हो जाएंगे और एक कार्बन के ऊपर दो OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर निकल जाएगा, CHO बच जाएगा। फिर एसिडिफिकेशन करोगे तो O नेगेटिव का भी OH बन जाएगा। तो ये था रेमर टीमर रिएक्शन, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स टुवर्ड कंसंट्रेटेड HCl इज। चलिए 30 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्विकली। ओके डन। देखो, तो टुवर्ड कंसंट्रेटेड HCl कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो पहले वाले में जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट इज ये फ्लोरीन, ये पॉजिटिव, दूसरे में जो बना ये फ्लोरीन, ये पॉजिटिव, थर्ड में ये वाला और फोर्थ में PHCH2 पॉजिटिव। तो बेटा ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो बहुत स्टेबल हुआ, ठीक है। ये 2 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, पर यहां पर एक -I ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला 2 डिग्री और उसमें -I ग्रुप कुछ ज्यादा नजदीक लगा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? लास्ट वन, फोर्थ वन, ठीक है। तो वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, तो फोर्थ सबसे आगे होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ये दो ऑप्शन तो आउट हो गया। और सबसे पीछे कौन सा होगा? ये भी 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, पर इसमें जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो सबसे नजदीक लगा है, नजदीक लगा है, तो वो उसको डीएक्टिव मतलब डीस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को, तो 1 सबसे पीछे आएगा। तो बस 4 और 1, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट वन, द कंपाउंड दैट रिएक्ट्स मोस्ट रेडिली विद NaOH टू फॉर्म मिथेनॉल इज। चलिए भी सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, अब इसको भी एक बार आप सॉल्व कर लो 30 सेकंड में, फिर देखते हैं। और जब भी बेटा कोई लेक्चर स्टार्ट होता है मेक श्योर कि आप लोग साथ के साथ उसको शेयर कर दिया करो विद #JEE Live Daily। जहां पर भी शेयर करना है, आप फेसबुक पे शेयर कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हो, तो विद #JEE Live Daily उसको शेयर किया करो, ताकि आपकी पोस्ट जो आपने शेयर करने में एफर्ट लगाया है वो हमें भी दिखे, हमें भी मिले, क्यों हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो उस तरह से उन पोस्ट को ट्रैक करना बहुत आसान रहता है, ठीक है। तो #JEE Live Daily के साथ JEE Live Daily और फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, उससे आप कर सकते हैं, एंड इंडिविजुअल टीचर्स को भी, एजुकेटर्स को भी आप वहां पे टैग कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और बाकी टेलीग्राम पे काफी बच्चे पूछते हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का और क्या क्या बेनिफिट्स है, तो बेटा टेलीग्राम पे सारे एजुकेटर्स भी हैं, तो आप एजुकेटर्स को भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो डायरेक्ट मैसेज कर दोगे तो आप उसको आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल्सो वन गुड थिंग, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद देम। तो देखो, द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद NaOH टू फॉर्म मिथेनॉल, तो पहला वाला देखिए, अगर हम क्वाटरनरी सॉल्ट है, ओ सॉरी ये तो गलत लिख दिया, दैट इज CH3 नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और बाहर हो जाएगा I नेगेटिव। तो अगर इस पे OH नेगेटिव अटैक करता भी है तो OH नेगेटिव कहां पे अटैक करेगा, किस पे? अब ये CH3X की तरह इसको मैं ट्रीट करूं, अगर इस पूरे के पूरे ग्रुप को
इस पूरे ग्रुप को मैं X मान लूं तो, या Z मान लूं, तो मैं बेटा इसको CH3Z की तरह ट्रीट कर सकता हूं। अब ये जो मेरे पास Z है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ये वाला बॉन्ड तोड़ के ये बाहर निकलेगा, ये ट्राइमिथाइलअमीन बन के निकल जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यस, इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ तो OH नेगेटिव इजीली इस कार्बन पे अटैक करेगा, Z अपना ये लोन पेयर ले, मतलब ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। तो यस, तो इसका जब OH नेगेटिव से रिएक्शन होगा तो CH3OH प्लस NCH3 थ्राइस न्यूट्रल, तो दैट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। ये आ गया आपके पास, सिंपल। तो बन गया मिथेनॉल। दूसरे में CH3OCH3 ईथर है। ईथर से कैसे बनाओगे? ईथर पे अगर आप अटैक करवाने की सोचोगे, बेस का OH नेगेटिव क्या करेगा? यहां पे कुछ भी नहीं करने को। ईथर की जब आप कुछ भी रिएक्शन करवाना है एसिडिक मीडियम में करवाते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव जाके ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है, फिर आगे जाके बॉन्ड टूटते हैं। तो OH नेगेटिव में कुछ नहीं खास होने वाला। यहां पर CH3 थ्राइस S, दैट इज नॉट दैट गुड अ लिविंग ग्रुप। ठीक है, उसमें रिएक्शन इतनी जल्दी ऐसा कुछ भी होने का स्कोप नहीं है। CH3 थ्राइस CCl, तो CH3 थ्राइस CCl दैट्स अ 3 डिग्री क्या है? क्लोराइड है। तो 3 डिग्री क्लोराइड में क्या हो जाएगा? Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके ऊपर OH लग जाएगा, तो OH डायरेक्टली जाके Cl को रिप्लेस कर लेगा या SN1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट ऑप्शन जिसमें सबसे जल्दी मिथेनॉल बन सकता था। नेक्स्ट वन, 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल कैन बी बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड बाय। चलिए, कैसे इनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, कौन सा रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं, चलो वो बताओ जल्दी से। ठीक है, और अगर समझ आ रहा है आप लोगों का, एक रिवीजन हो रहा है इसमें, तो लाइक भी करते चलना है वीडियो को, राइट। चलिए जल्दी से बच्चों, और इसके बाद आपके सारी फीडबैक जो वो कमेंट सेक्शन में आनी चाहिए। कोई भी आपके सजेशंस हैं, और मैंने आपको पहले कहा है कि जैसे आप कुछ भी थर्सडे को कुछ अच्छा नया टॉपिक अगर आपके माइंड में आता है तो जरूर वो मेंशन किया करो। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी भी बच्चे का मैसेज लगता है कि यार ये टॉपिक बहुत सही है, तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर एक सेशन करेंगे और वहां पर मेंशन भी करेंगे कि किस बच्चे ने ये आइडिया दिया था। ठीक है, जल्दी से 10 सेकेंड्स लेफ्ट। चलिए, तो इससे पहले घंटी बज जाए, तो 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल। देखो, तो 1 प्रोपेनॉल को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो पहले अल्डिहाइड बनेगा, 2 प्रोपेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे डायरेक्टली कीटोन बनेगा। अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है, पर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कीटोन की नहीं होती। तो ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो अगर आपने डायरेक्टली KMnO4 से रिएक्शन करवा दिया तो ये तो सीधा ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के बाद क्या करना है? फेलिंग का। ठीक है, ये आउट हो गया मामला। ऑक्सीडेशन विद एसिडिक डाइक्रोमेट, तो बेटा डाइक्रोमेट भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी इसको ऑल द वे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, फिर उसके बाद फेलिंग करवाने का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है ना, तो फेलिंग सॉल्यूशन करता क्या है? इट्स अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, कीटोन्स के साथ नहीं काम करता। तो पूरा आपने अल्डिहाइड पहले ऑक्सीडाइज करवा रखा है, उसके बाद आप फेलिंग लगा रहे हो, डजंट मेक सेंस ना। फेलिंग पहले लगाना था। तो ऑक्सीडेशन बाय हीटिंग कॉपर विद एसिडिक डाइक्रोमेट फॉलोड बाय रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉलोड बाय रिएक्शन विद फेलिंग, नहीं तो हीटिंग कॉपर वाला केस आई थिंक हीटिंग विद कॉपर होगा पहले। ठीक है, मेरे को ये लग रहा है ऑप्शन डायरेक्टली ऑक्सीडेशन बाय हीटिंग विद कॉपर फॉलोड बाय द रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। क्योंकि कॉपर के साथ आप क्या होगा?
हीटिंग करोगे कॉपर के साथ डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में इसका डायरेक्टली बन जाएगा अल्डिहाइड, यहां बन जाएगा कीटोन। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसका फेलिंग से रिएक्शन करवा सकते हैं। कीटोन रिएक्ट करेगा नहीं और ये वाला जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। तो सी ऑप्शन में थोड़ा सा उन्होंने एरर दिया हुआ है। तो पहले ऑक्सीडेशन करना है बाय हीटिंग विद कॉपर, कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस वाला केस। फिर उसके बाद फेलिंग से करना है। तो कॉपर के साथ ये यहीं तक जाएगा, फिर फेलिंग इसके साथ रिएक्ट करेगा, दूसरे वाले के साथ नहीं करेगा। तो वो डाइक्रोमेट वाला पार्ट हटाओ और ये वाला ऑप्शन होगी, क्योंकि कंसेंट्रेटेड H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट वन देखो, फिर से उसी तरह का केस आ गया आपके पास। पहले हम ईथर से आयोडाइड प्लस फिनोल बनाते थे, अब ये फिनोल प्लस आयोडाइड से फाइनली ईथर बनाना है। 2003 का क्वेश्चन है। चलिए, तो इसमें भी हमारे पास 30 सेकेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, जल्दी से आंसर। और एक किस रिएक्शन का एग्जांपल है ये भी मेंशन करना है कि कौन से रिएक्शन, कौन सा नेम रिएक्शन ये होता है। ठीक है, चलिए देखो, अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो दैट इज एक्चुअली ईथर की फॉर्मेशन किससे होगी? दैट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है ये। तो करना क्या है, ये जो आपका C2H5O नेगेटिव है ये क्या करेगा? क्या करेगा? दैट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस यहां पर O नेगेटिव जनरेट करेगा, फिनॉक्साइड। तो आपके पास जनरेट हो गया PHO नेगेटिव, और ये CH3CH2I पे अटैक करेगा, जो कि 1 डिग्री हैलाइड है। 1 डिग्री हैलाइड क्योंकि विलियमसन ईथर सिंथेसिस बेटा मेनली आपका SN2 रिएक्शन है ये। तो SN2 के लिए जो आपका अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी हो तो बेटर है, हिंड्रेंस वहां पर कम हो। हाँ, न्यूक्लियोफाइल को आप थोड़ा बड़ा कर सकते हो, पर हैलाइड को आप छोटा रखो, अदरवाइज एलिमिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये यहां पे अटैक करेगा, आयोडाइड बाहर, CH3CH2 OPH। ठीक है, तो PHOC2H5 सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 2-फिनाइल प्रोपीन इज। चलिए 30 सेकेंड, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाइड्रेशन वाले पार्ट तो हमने काफी पढ़े हैं। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन डिफरेंट देता है आपको, फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सो प्रोसेस, ये आपको अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। स्टार्टिंग रिएक्टेंट आपका सेम हो सकता है, पर ये सारे के सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे डिपेंडिंग अपॉन द एल्कीन, कि कौन सा एल्कीन आपने लिया हुआ है। सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए वो। सो हो गया। चलो देखो, तो 2-फिनाइल प्रोपीन है, ये आ जाएगा प्रोपीन। अब मेंशन किया नहीं है इन, तो मतलब 1 पे होगा, है ना। तो prop 1 इन, तो 1 to 2-फिनाइल ये आ गया। अब एसिड कैटलाइज्ड, तो पहले H पॉजिटिव का अटैक होगा, तो पाई बॉन्ड H पॉजिटिव गेन करेगा, तो दैट इज CH3। ये बन गया आपके पास 3 डिग्री, और साथ में ऊपर से ये बेंजाइल है ना, तो काफी स्टेबल है, क्योंकि एक तो 3 डिग्री साथ में बेंजाइल है। तो अब नेक्स्ट वाटर का अटैक होगा, और यहां पे OH2 लगेगा, फिर H पॉजिटिव निकलेगा, फिर फाइनली OH रह जाएगा, तो CH3COH PHCH3 सिंपल। तो क्या हो गया? दैट इज 2 ओल, 1 ओल तो आउट हो गया, और 2 पे फिनाइल है। ठीक है, तो प्रोपेन, तो 3 फिनाइल नहीं, 2 फिनाइल 2 प्रोपेनोल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर साइक्लोहेक्सीन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेनोल इज बाय यूजिंग। चलिए 30 सेकेंड क्विकली। तो साइक्लोहेक्सीन बनाना है साइक्लोहेक्सेनोल से, अल्कोहल से एल्कीन, मतलब डिहाइड्रेशन करनी है।
राइट। तो बेटा डिहाइड्रेशन के लिए अच्छा रिएजेंट क्या होता है? पहला वाला अगर आप देखोगे ये उल्टा क्या कर रहा है, साइक्लोहेक्सेनोल को आप ये क्लोरो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा, तो ये तो क्लोरीनेशन करता है, ठीक है। तो पहला वाला तो आउट हो गया, ये तो उल्टा क्लोरीन लगाएगा, हमें तो वाटर निकालना है। तो डिहाइड्रेशन किस में होती है? H3PO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो करता है। कंसेंट्रेटेड H2SO4 ले लो, वो भी करता है, ठीक है। HBr दो काम कर सकता है। HBr आपको कंसेंट्रेटेड नहीं दिया हुआ है, तो HBr डिहाइड्रेशन तो कर ही सकता है, पर उससे बेटर क्या करेगा, वो डिहाइड्रेशन करने के बाद Br नेगेटिव अटैक कर देगा, तो वो ब्रोमिनेशन करवा लेगा। वो कार्बोकेटाइन से फिर एल्कीन नहीं बनाएगा, वो कार्बोकेटाइन पे ब्रोमीन लगा लेगा, तो ये OH हटा के ब्रोमो लगा लेगा। HCl OH हटा के क्लोरो लगा लेगा। H3PO4 में कोई न्यूक्लियोफिलिक पार्ट नहीं है, तो वहां पर सिर्फ डिहाइड्रेशन ही हो सकती है। तो कंसेंट्रेटेड H2SO4 ले लो या कंसेंट्रेटेड H3PO4 ले लो, दे आर गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। या Al2O3 के साथ हीट कर दो, वो भी अच्छा है। नेक्स्ट वन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द बिलो मेंशन्ड अल्कोहल्स। देखो 2006 में और फाइनली बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ लिया। चलिए 30 सेकेंड फॉर दिस वन। तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है। तो सॉल्व करो। यस, और जल्दी से डू मेंशन दिस ऑन द चैट ऑल्सो। ठीक है, डन। तो देखो, अब बॉइलिंग पॉइंट आपको कंपेयर करने हैं, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी हैं और वो कितनी स्ट्रांग है। सबसे वीक तो होती है वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस, जो कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करती हैं। तो वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस आप तब कंसीडर करते हो जबकि उससे स्ट्रांग कोई फोर्स वहां पर काम नहीं कर रही हो। पर क्योंकि ये सारे हाइड्रोक्सी हैं, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अच्छा स्ट्रांग फोर्स है, तो आपको फिर वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है सरफेस एरिया वाला। तो पहला देखो 1,2 डाई ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा वाला। देखो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी में क्या होगा, यहां पर यही आपस में H बॉन्डिंग कर लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट तब बढ़ता है जब एक मॉलिक्यूल दूसरे से जोर से कनेक्टेड हो, दूसरा वाला तीसरे से, तीसरा वाला चौथे से। मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ये तो मॉलिक्यूल के अंदर अंदर ही कर गया, ठीक है ना। तो इसमें इस मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ H बॉन्ड बने, उसके स्कोप तो काफी कम है, ठीक है। एक ही आइडिया दे दिया आपको मैंने। फिर देखो यहां पर फिर भी डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन है, तो कम से कम थोड़ा सा डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा हाइड्रोक्सी बेंजीन का। और व्हाट अबाउट दिस हाइड्रोक्सी बेंजीन? हाइड्रोक्सी बेंजीन में तो एक ही OH है, ठीक है। तो एक अकेले OH का डायपोल मोमेंट भी कम होगा, मॉलिक्यूलर मास भी कम होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू अदर्स तो कम होना चाहिए। तो चलो देखो, पहली दो ऑप्शन में उन्होंने 1 का सबसे कम दिया हुआ है और 4 को काफी आगे दिया, तो बेटा 4 सबसे आगे तो नहीं हो सकता ना, सिर्फ हाइड्रोक्सी बेंजीन है, तो ये वाला तो आउट हो गया, 4 सबसे आगे। फिर देखो जो 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन है, वो एक तो सिमेट्रिकल है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके साथ बगल में एक और पड़ोस में ये आपका मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल है, इजीली पैकिंग उनकी हो जाएगी। चलो सॉलिड स्टेट में नहीं है, पर फिर भी दे विल बी क्लोज, और क्लोज आ पाएंगे एक दूसरे से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा अच्छा बन पाएगा क्योंकि थोड़ा क्लोज आ पा रहे हैं। जो आपका मेटा डाई हाइड्रोक्सी होता है, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, दूसरा मॉलिक्यूल जो है ये बेचारा इतने स्पेस में तो बीच में नहीं आ पाएगा क्योंकि यहां पर OH लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ज्यादा क्लोज नहीं आ सकता, ज्यादा क्लोज नहीं आ पाएगा, तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो बेटा 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन के हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होगी। तो 3 वाला 2 से तो आगे ही होगा, तो 3 वाला 2 से आगे है, 3 वाला 2 से आगे है, यस, ये सब में दिया हुआ है। और 3 वाले में सबसे ज्यादा होगी, 1,4 में सबसे हाई होगी, तो ये बाकी सब में सबसे हाई दी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पीछे 4 होगा या 1 होगा, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन और 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन में बेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन सबसे पीछे आएगा, बिकॉज दैट्स अ सिंगल OH ग्रुप, ठीक है।
डायपोल मोमेंट भी कम है, मॉलिक्यूलर मास भी कम है, तो वो सबसे पीछे आएगा। अब उसके बाद देखना आपको कि 3 के बाद 1 या 2, तो ऑब्वियसली बात है 3 के बाद 2, क्योंकि 2 में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और 1 में इंट्रा है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल है। ऐसा नहीं दूसरों के साथ नहीं होगी, दूसरों के साथ होगी पर वो इंटरमॉलिक्यूलर थोड़ी सी वीक होगी। तो 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, तो 3 के बाद 2, 2 के बाद फिर 1, तो ऑप्शन लग रहा है डी। यहां पे क्या था, 3 के बाद 4 दिया हुआ है, 4 तो नहीं होगा उतना आगे, 3 के बाद यहां पर 1 दिया है, 1 भी नहीं होगा, 3 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 1। ओके, देखो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन द रिएक्शन। अब ये अगेन वैसा क्वेश्चन आ गया जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आपके पास बेंजीन रिंग के साथ O डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इस केस में अगर आप HBr है, HI किसी के साथ भी ट्रीट करते हैं, देन जो बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है दैट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक। चलिए, तो आई गिव यू एग्जैक्टली 30 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन, जल्दी से इसको ट्राई करो। ओके, और आई थिंक ये तो काफी सब बच्चों को क्लियर होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। तो आंसर विल बी, चलिए यार इस तरह के क्वेश्चन ये है कि इतना सिंपल क्वेश्चन है कि तो मुझे लगता नहीं है कि इस पे आप लोगों को टाइम भी लग रहा होगा। तो दैट इज PHOCH3, यहां पे पहले HBr का H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा, देन दिस इज द प्रोटोनेटेड ईथर, देन आफ्टर दैट अब ये वाला बॉन्ड टूट नहीं सकता क्योंकि दैट विल जनरेट अ वेरी अनस्टेबल कार्बोकेटायन, तो यहां पर अटैक होगा Br नेगेटिव का, एंड बिकॉज दिस इज मिथाइल ग्रुप तो SN2 अटैक होगा क्योंकि कार्बोकेटायन तो बनेगा नहीं, तो ब्रोमाइड जैसे यहां पर अटैक करेगा सेम स्टेप में ये बॉन्ड टूटेगा एंड यू विल गेट फिनोल प्लस CH3Br, राइट। तो आंसर आ गया फिनोल प्लस CH3Br। चलिए ऑप्शन भी यहां पे मार्क नहीं था, ओके दैट इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, तो D ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो 2011 का क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इस सिनेरियो में आपको डायरेक्टली एक से ज्यादा जगह पे अटैक होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस कंपाउंड को जब आप अल्कोहल से ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बट ये H पॉजिटिव कहां कहां अटैक कर सकता है, या आपका ऑक्सीजन पे भी जा सकता है या आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे भी जा सकता है। तो चलिए आई गिव यू एग्जैक्टली 1 मिनट, इसमें हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, यू हैव एग्जैक्ट 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। एंड लेट्स सी आप लोग कितना सही आंसर निकालते हैं। तो जो भी पॉसिबल आपको मैकेनिज्म लग रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, सब कुछ ट्राई कर लो, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, फाइन। सो चलिए, तो मैं भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं, आप भी करो। देखो अब इस केस में क्या है, दो पॉसिबिलिटी है अटैक की, ठीक है। एक आपका H पॉजिटिव का अटैक करा देते हैं हम इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे, तो बेटा जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे H पॉजिटिव ऐड होगा तो बनेगा एक कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन ऑब्वियसली वही बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जब यहां पर लोन पे जंप करेगा तो वो ऑक्टेट कंप्लीशन से ये वाला कार्बोकेटायन काफी स्टेबल हो जाएगा। अब इस कार्बोकेटायन पे जो भी आपका अल्कोहल RCH2OH, फाइन, तो ये RCH2OH एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा एंड ठीक है, उसका फिर H पॉजिटिव निकल जाएगा और OCH2R यहां पे लग जाएगा, OCH2R, ठीक है। ये एक पॉसिबल प्रोडक्ट आया। दूसरा पॉसिबल क्या है कि H पॉजिटिव प्रोटोनेट करे ऑक्सीजन को, तो ये वाली पॉसिबिलिटी थी ये, और ये पॉसिबिलिटी ऑक्सीजन पे अटैक करके जा रही है, तो दैट विल गिव ऑक्सीजन, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो या तो लेफ्ट वाला या राइट वाला कोई बॉन्ड तोड़ेगा। अगर ये वाला बॉन्ड आपने तोड़ा तो आपके पास विनाइलिक कार्बोकेटायन बहुत अनस्टेबल है, राइट, उसको भी छोड़ो कि कार्बोकेटायन तो बनना नहीं, वहां विनाइल बनेगा और यहां पर आपका बनेगा 1 डिग्री, तो इट मींस कि जो आपका अल्कोहल है RCH2OH,
इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करना और साइमल्टेनियस बॉन्ड टूटेगा। तो अगर इसका SN2 अटैक होगा तो विनाइल पे SN2 अटैक उतना नहीं हो पाता है, राइट, पर 1 डिग्री पे SN2 अटैक जल्दी होगा। तो अगर इसको एज ए SN2 ही अटैक करना है तो ये यहां करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर, तो दैट गिव्स यू OCH2R और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड OH। इस तरह का कंपाउंड आपको बनेगा, ठीक है। तो बेटा वो जो फाइनल बना इसमें आपके पास ROR ग्रुप भी, ईथर वाला ग्रुप भी और अल्कोहल वाला भी है। तो हायर प्रायोरिटी किसको देते हैं, ईथर को या अल्कोहल को? ऑब्वियसली अल्कोहल। तो उसको अल्कोहल बोलेंगे या ईथर बोलेंगे? दैट इज अल्कोहल। तो अल्कोहल यहां पर ऑप्शन में तो दिया नहीं है। और ये वाला जो कंपाउंड है, एक ही कार्बन से OR और यहां पर भी OR, तो एक कार्बन से अगर 2 OR ग्रुप कनेक्टेड हो उसको क्या बोलते हैं? एन एसिटल। हेमी एसिटल तो वो होता है जब आपके पास एक कार्बन से एक OH और एक OR ग्रुप लगा हो, तो इसमें एसिटल बन रहा है। तो दोनों पॉसिबल जो आपके मैकेनिज्म थे वो हमने दोनों ट्राई करके देख लिए कि किस किस केस में क्या क्या यहां पे बन सकता था, ठीक है। तो दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन देखिए, द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। चलो जल्दी, जब टाइम भी हो रहा है तो इसको थोड़ा क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। मैं भी आपको एक बार इसका आइडिया दे देता हूं। देखो बेटा, जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट एक वीक एसिड, वीक बेस है, NaHCO3, इट इज वीकली बेसिक, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन होगा। तो ये खुद अगर वीकली बेसिक है तो इसके साथ जो दूसरा रिएक्ट करेगा उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। तो इसके साथ जनरली जो एसिड्स जिनका पीके वैल्यू अराउंड 6.5 के आसपास है, उससे कम रहता है, वो इजीली रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि वो सफिशिएंटली एसिडिक होते हैं इसके साथ रिएक्ट करने के लिए। तो बेंजोइक एसिड का पीके कितना होता है? 4.2, है ना। तो जो भी एसिड बेंजोइक एसिड मतलब जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो सारे के सारे सफिशिएंटली एसिडिक होते हैं कि इससे रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। और जो ऑब्वियस बात है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होंगे वो भी कर जाएंगे। तो ये इसके साथ रिएक्ट करना इज नॉट जस्ट अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी जिसका पीके वैल्यू उस रेंज में आ गया है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ये अगर आपका बेंजोइक एसिड से रिएक्ट करेगा तो यस डेफिनेटली इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, यस रिएक्शन होगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो बेंजोइक से भी ज्यादा एसिडिक है, SO3H, तो इसके साथ भी रिएक्शन होगा। सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड क्या है? OH और यहां पे COH, यहां भी कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो यस इसके साथ भी रिएक्ट होगा। कार्बोलिक एसिड या फिनोल, इसका पीके होता है रफली 10, तो 10 पीके इज वेरी लेस एसिडिक, उसके साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इनको डिफरेंशिएट करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल को डिफरेंशिएट करने के लिए आप उनका सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके ट्राई करो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि वो रिएक्ट करेगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, बट फिनोल नहीं करेगा। बट अगर आप फिनोल की एसिडिटी इंक्रीज कर लो, तो अगर आप फिनोल पे नाइट्रो ग्रुप लगाओ, विड्रॉइंग ग्रुप, तो उससे उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, देन इट विल रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, मतलब उसमें वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो अभी के लिए आंसर आ गया ये कार्बोलिक एसिड या फिनोल, ठीक है। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अब एक काम आप करना, मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम तो डिस्कस करवा दी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी और प्रॉब्लम्स हैं, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बची हुई हैं, वो आपको अपने एंड पे कंप्लीट करनी है, सॉल्व करनी है। और जितना आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अगर आप कर लेना तो बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब छोड़ना कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मैथ्स तो कॉलम टाइप, हर वैरायटी के करोगे तो भी आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं, राइट। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हो तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन, आई एम गारंटिंग यू कि आपकी प्रिपरेशन जितना इंप्रूव करेगा प्लस पे, उतना नॉर्मली नहीं, बिकॉज जो आपको गाइडेंस वहां पे मिल रही है, बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिल रहे हैं, वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको हैं, टेस्ट सीरीज अलग से है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, ठीक है। तो सोचो मत, अगर थोड़ा सा भी माइंड में डाउट है, क्लियर करो जल्दी से जल्दी एंड जॉइन अस ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है। चलिए गाइज, इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में। एंड डू लेट मी नो आपको ये लेक्चर कैसा लगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हैव अ ग्रेट डे, बाय।